अपनी एग्जाम्स हैं और आई थिंक अभी सबकी पोजीशन वही है कि डर बहुत लग रहा है सर हम लोगों को अभी। सो पहली चीज तो डोंट वरी फ्रेंड्स। आप सबने अभी पास्ट 5-6 मंथ्स में जो सेल्फ स्टडी की है और उसके पहले जो आप लोगों ने कोचिंग जहां से भी की होगी, तो कहीं ना कहीं वो सारे एफर्ट्स जो आपने डाले हैं उसका रिजल्ट तो आएगा ही 100%। सो अगर आपने अपने साइड से 100% दिया है तो फिर रिजल्ट भी आपका सक्सेसफुल आने वाला ही है। डर सबको लग रहा है, जितने भी स्टूडेंट्स एग्जाम देने जाएंगे फ्रेंड्स, सबको डर लग रहा है। आप मानोगे नहीं, मुझे रोज 3 से 4 बच्चों का मैसेज आता है सर कि सर मुझे सब, मैंने पढ़ाई सब कुछ कर ली है लेकिन तो भी मुझे डर लग रहा है। अभी 5 मिनट्स पहले ही एक मैसेज आया हुआ है सेम। सबसे ज्यादा डर टैक्स में लग रहा है। वो क्या बात है, टैक्स में डर लग रहा है, ठीक है चलो। अभी मैं आप लोगों को यहाँ पे गाइड करने के लिए आया हूं कि आपका टैक्स में अप्रोच क्या होना चाहिए। सो मैं अभी टाइम वेस्ट नहीं करता हूं क्योंकि अभी अपने लिए टाइम ही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर है। सो देखो आप लोगों को पेपर के अंदर पहले तो जो आपका टैक्सेशन पेपर है उसमें 50 मार्क्स का डायरेक्ट टैक्स है एंड 50 मार्क्स का इनडायरेक्ट टैक्स है, जिसमें से 15 मार्क्स के आपको एमसीक्यूज आने वाले हैं, 15 मार्क्स के एमसीक्यूज। और 35 मार्क्स जो है उसके लिए क्वेश्चन एंड आंसर्स होंगे, डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन आंसर्स रहेंगे। एंड सेम गोज फॉर इनडायरेक्ट टैक्स ऑल्सो। 15 मार्क्स के एमसीक्यूज होंगे और 35 मार्क्स जो है उसके क्वेश्चन एंड आंसर्स पूछ। अब फ्रेंड्स, ये जो 35 मार्क्स का क्वेश्चन एंड आंसर है, इसमें से एक क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1 कंपल्सरी होगा एंड क्वेश्चन नंबर 2, 3 एंड 4 होंगे, जिसमें से आपको एनी 2 अटेम्प्ट करने रहेंगे। कोई भी 2 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने रहेंगे, मैं डायरेक्ट टैक्स की बात कर रहा हूं। और सेम गोस, क्वेश्चन कंपल्सरी होगा और क्वेश्चन नंबर 2, 3 एंड 4 में से आपको एनी 2 अटेम्प्ट करने को आएंगे। सो ये आपका पेपर पैटर्न होने वाला है। अब फ्रेंड्स, ये पेपर पैटर्न में मेरा जो डिस्कशन रहेगा अभी वो होगा ऑन 50 मार्क्स। तो ये 50 मार्क्स के लिए आप लोगों को क्या क्या चीजें एग्जाम्स में पूछ सकते हैं, वो मेरा डिस्कशन अभी मैं स्टार्ट कर रहा हूं। सो ध्यान दीजिए, एक ही मिनट। ओके, अब देखो यहां पे मैंने ना चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट एरियाज लिख दिए हैं यहां पे कि कौन कौन से एरियाज इंपॉर्टेंट है चैप्टर वाइज। मतलब इतने जो सेक्शंस मैंने लिखे हैं, ध्यान रखना ये तो आप लोगों को अच्छे से करके जाना ही है डायरेक्ट टैक्स में। इतने जो सेक्शंस हैं वो एकदम अच्छे से करके जाओ, ये जो एरियाज मैं अभी डिस्कस करने वाला हूं। अब जैसे आपका फर्स्ट चैप्टर है बेसिक कॉन्सेप्ट्स करके, तो बेसिक कॉन्सेप्ट्स में सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होगी? तो एक होगा टैक्स रेट, दूसरा आपका सेक्शन नंबर 115 BAC जो आपका डिफॉल्ट टैक्स रेजिम है, फिर एक मार्जिनल रिलीफ का कॉन्सेप्ट आता है और एक रिबेट आता है अंडर सेक्शन 87A। सो टैक्स के अंदर बेसिक कॉन्सेप्ट में से ये 4 एरियाज इंपॉर्टेंट है। मतलब बहुत अच्छे से पढ़ के जाना ये सारी चीजें। सी ये सिर्फ आपको जब आप रिवाइज कर रहे हो चीजें, तो उसमें से जो इंपॉर्टेंट एरियाज है वो मैं आपको बता रहा हूं। इतना ही पढ़ के जाना है वो मैं नहीं बोल रहा हूं फ्रेंड्स। सो ये इंपॉर्टेंट एरियाज है, वो ध्यान में रखना। तो जब भी आप ये चैप्टर पढ़ रहे हो तो ये सारी चीजों पे आप लोगों का फोकस बहुत ज्यादा होना चाहिए।
सेकेंड जो चैप्टर है रेसिडेंशियल स्टेटस एंड स्कोप ऑफ इनकम, उसमें से इंडिविजुअल का रेसिडेंशियल स्टेटस एंड एचयूएफ का रेसिडेंशियल स्टेटस एंड स्कोप ऑफ इनकम में आपने एक सेक्शन पढ़ा होगा अक्रू इन इंडिया, वो अच्छे से करके जाना। उसके बाद एग्रीकल्चर इनकम जो टॉपिक है एग्रीकल्चर इनकम, उसमें आपने स्कीम ऑफ पार्शियल इंटीग्रेशन पढ़ा, कल्चर इनकम आती है तो टैक्स किस तरह से कैलकुलेट करना है वो सिखाया गया होगा। एंड दूसरा कॉम्पोजिट इनकम, अगर आपको टी कॉफी रबर बिजनेस से इनकम आ रही है और उसमें परसेंटेज दिए हुए थोड़ा सा याद करोगे 40 60 65 35, सो ये जो परसेंटेजेस वाला वो कॉम्पोजिट इनकम का कॉन्सेप्ट है वो। फिर सैलरी चैप्टर में से हाउस रेंट अलाउंस, ग्रेचुइटी जो आपका रिटायरमेंट बेनिफिट के अंदर आता है, पेंशन, लीव एनकैशमेंट, प्रोविडेंट फंड, उसके बाद रेंट फ्री अकोमोडेशन, अगर एम्प्लॉयर ने अकोमोडेशन दिया परक्विजिट के अंदर आपने पढ़ा होगा। अब आपके अटेम्प्ट के लिए याद रखना ये अकोमोडेशन में देयर आर टू पार्ट्स, 31 अगस्त तक प्रोविजन डिफरेंट है एंड 1 सितंबर से प्रोविजन डिफरेंट हुआ है इसके लिए, तो वो अच्छे से करके जाना क्योंकि उस पे क्वेश्चंस पूछे भी गए पास्ट में, एमटीपी में भी क्वेश्चन आया था, आरटीपी में भी क्वेश्चन है। मोटर कार परक्विजिट एंड और एक सेक्शन आता है सेक्शन नंबर 17 to 7A करके, कि अगर सुपर एन्युएशन फंड में आप लोगों को इंटरेस्ट मिलती है, अगर सुपर एन्युएशन फंड में आप लोग 7,50,000 से ज्यादा कंट्रीब्यूट करते हो ना, तो 7,50,000 से एक्सेस कंट्रीब्यूशन टैक्सेबल है, और उसके ऊपर जो इंटरेस्ट मिलती है वो 17 to 7A में कैलकुलेट की जाती है कि कितनी इंटरेस्ट आपको टैक्सेबल होगी। यहां पे ना एक फॉर्मूला दिया गया है, पीसी डिवाइड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय आर करके, प्लस PC1 प्लस TP1 मल्टीप्लाई बाय आर। ये अच्छे से पढ़ के जाना क्योंकि जब से ये वाला अमेंडमेंट आया है ना तब से एग्जाम में पूछा नहीं है ये अमेंडमेंट। 2 साल पहले ये 17 to 7A सेक्शन आया था, तब से लेके इन्होंने पूछा ही नहीं है कभी भी। उसके बाद हाउस प्रॉपर्टी चैप्टर के अंदर एक तो फॉर्मेट अच्छे से पढ़ के जाओ, वो GAV माइनस म्युनिसिपल टैक्स NAV, वो जो फॉर्मेट है वो, एंड उसी में एक वेकेंसी रेंट करके कॉन्सेप्ट आता है कि आपकी प्रॉपर्टी अगर वेकेंट थी, मतलब आप प्रॉपर्टी अगर रेंट पे देना चाहते थे और आपको कोई टेनेंट नहीं मिला है, तो वो वेकेंसी रेंट करके कॉन्सेप्ट आता है। सो वो एक अच्छे से कॉन्सेप्ट पढ़ के जाना। अब बिजनेस एंड प्रोफेशन चैप्टर के अंदर ऐसे तो सारी की सारी चीजें ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि क्वेश्चन नंबर 1 कंपल्सरी क्वेश्चन वो यही चैप्टर में से आता है। सो क्वेश्चन नंबर 1 यहीं से आता है, तो भी मैंने कुछ सेक्शंस लिखे हैं जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक है सेक्शन नंबर 32 जो है डेप्रीसिएशन, फिर दूसरा है सेक्शन नंबर 35 साइंटिफिक रिसर्च, नेक्स्ट इज 35AD स्पेसिफाइड बिजनेस करके सेक्शन है, फिर 40A2 अगर आप अनरीजनेबल पेमेंट करते हो टू रिलेटिव्स तो एक्सेस अमाउंट जो भी आप पे करते हो रिलेटिव को दैट इज डिसअलाउड। फिर उसके बाद 40A3, सो 40A3 इज पेमेंट बाय मोड अदर देन प्रिस्क्राइब मोड्स। अगर आपने कोई एक्सपेंडिचर किया है जो 10,000 से ज्यादा है और अगर उसको एक ही दिन में आप पेमेंट करते हो, कैश, बेरर चेक, क्रॉस चेक से पेमेंट करते हो, देन इट इज डिसअलाउड। सो वो सेक्शन 40A। अब ये 40A में याद करो, अगर आप कोई पेमेंट कर रहे हो और उस पर आप TDS डिडक्ट नहीं करते हो, TDS डिडक्ट नहीं करते हो, then 100% expenses disallowed, and if payment is made in India to a resident person then 30% of expenses are disallowed. So ये section 43B, 43B में आपको लिस्ट ऑफ एक्सपेंसेस दिए हैं जिसका आपको डिडक्शन मिलता है ऑन पेमेंट बेसिस। फिर उसके बाद 44AB टैक्स ऑडिट करके सेक्शन है कि आपको ऑडिट कब करवाना पड़ता है टैक्स के अंदर। 44AA बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनाने के ऊपर सेक्शन, और ये 3 सेक्शंस 44AD, ADA एंड AE प्रिजम्पटिव इनकम के ऊपर सेक्शंस हैं जिसमें आपको आपका टर्नओवर
का 8% 6% इनकम दिखा देनी है, प्रोफेशनल्स को 50%। फिर तुम्हें याद हो तो 44AE इज इन रिलेशन टू गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसीज, जहां पे आप लोगों को 7,500 पर व्हीकल पर मंथ इनकम दिखानी पड़ती है। सो ये सारे सेक्शंस बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट। उसके बाद कैपिटल गेन्स चैप्टर के अंदर एक सेक्शन है 48, जो है ना फॉर्मेट है, हाउ टू कैलकुलेट कैपिटल गेन्स। कैपिटल गेन्स को किस तरह से कैलकुलेट किया जाता है वो 48 में दिया है। सेक्शन 50AA करके है, एक मार्केट लिंक्ड डिबेंचर्स करके कॉन्सेप्ट है कि जब भी आप मार्केट लिंक्ड डिबेंचर्स बेचोगे एंड यूनिट्स बेचोगे ऑफ स्पेसिफाइड म्यूचुअल फंड, तो उस पे आप लोगों को जो भी गेन या लॉस आएगा दैट इज ऑलवेज शॉर्ट टर्म। वो सेक्शन 50AA में दिया हुआ है। सेक्शन नंबर 50C, ये सेक्शन तो पूरा फ्रेंड्स रट के चला जाना एग्जाम में। 50C में अगर आप कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी ट्रांसफर करते हो तो पता है वो 110% निकालना रहता है ऑफ अग्रीड वैल्यू एंड कंपेयर करना रहता है विद स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू। सो वो प्रोविजन 50C में है। ये 3 सेक्शंस एग्जम्पशन के आपके। आपने अगर एक घर बेचा और दूसरा घर खरीदा, या फिर कोई लैंड एंड बिल्डिंग बेच के बॉन्ड्स खरीदे ऑफ नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड, या फिर कोई असेट बेच के घर खरीदा है, फिर उसके बाद 111A, 112A, 112 एंड 115BB, ये सारे टैक्स रेट के ऊपर सेक्शंस है। टैक्स रेट 111A में शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन कवर्ड है, 112A एंड 112 के अंदर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कवर्ड है, एंड 115BB के अंदर विनिंग्स कवर्ड है, विनिंग्स। सो ये सारे सेक्शंस कैपिटल गेन्स में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। अदर सोर्स में 3 चीजें इंपॉर्टेंट है, एक गिफ्ट, दूसरा एक सेक्शन है 5627B करके, और एक डिविडेंड इनकम। ये पता है गिफ्ट का प्रोविजन है कि वो 50,000 से एक्सेस गिफ्ट मिलता है देन इट इज फुल्ली टैक्सेबल। सो वो प्रोविजन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, सेक्शन 5627B एंड डिविडेंड। क्लबिंग ऑफ इनकम जो चैप्टर है उसमें ये 3 सेक्शंस इंपॉर्टेंट रहेंगे। ये एक माइनर के रिलेशन में प्रोविजन है कि अगर माइनर को इनकम आती है तो वो जो इनकम है पेरेंट्स के इनकम में क्लब हो जाती है। फिर 6414 में इंडिविजुअल इज ट्रांसफरिंग असेट टू स्पाउस, एंड 6412 में अगर एक इंडिविजुअल का सब्सटैंशियल इंटरेस्ट है किसी भी एंटिटी में और वो एंटिटी रेम्यूनरेशन दे रहा है किसको, स्पाउस को, एंड स्पाउस के पास डिग्री क्वालिफिकेशन नहीं है, तो वो 6412 के हिसाब से क्लब हो जाता है। सेट ऑफ तो फ्रेंड्स एक ही पेज का चैप्टर है ये, तो इसमें तो आपको पूरा चैप्टर ही देख के जाना है, इसमें कोई ऐसा इंपॉर्टेंट एरिया जैसा कुछ नहीं है। डिडक्शन के अंदर एक 80C सेक्शन, 80CCD, 80D मेडिक्लेम करके था, 80CCH अग्निपथ स्कीम करके एक कॉन्सेप्ट है, 80E इफ लोन इज टेकन फॉर हायर एजुकेशन, 80G डोनेशंस, TTA TTB इंटरेस्ट ऑन सेविंग्स अकाउंट, एंड इंटरेस्ट ऑन सेविंग्स अकाउंट FD एंड RD सीनियर सिटीजन को एप्लीकेबल है ये। 80JJAA अगर आप एम्प्लॉयमेंट देते हो लोगों को तो आपको 30% ऑफ सैलरी का उनका डिडक्शन मिलता है। सो वो सेक्शन भी इंपॉर्टेंट। उसके बाद यहां तक आप सारे चैप्टर्स पढ़ के जाते हो और फिर आगे वाले जितने भी चैप्टर्स है वो सारे आपके ऑप्शन में जाते हैं। फ्रेंड्स ध्यान रखना, ये सारे चैप्टर्स में से कम 12 मार्क्स का आ सकता है, मिनिमम 12 मार्क्स। आप यहां तक पहुंच ही नहीं पाते हो फ्रेंड्स। रिटर्न फाइलिंग में से कब आपको रिटर्न कंपलसरी फाइल करना पड़ेगा, यह सेक्शन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। 139A इज रिलेटेड टू परमानेंट अकाउंट नंबर पैन, एंड 139(8)A इज इन रिलेशन टू अपडेटेड रिटर्न। फिर एडवांस टैक्स और इंटरेस्ट करके चैप्टर है,
वो तो पूरा ही चैप्टर इंपॉर्टेंट, मतलब उसमें कुछ है ही नहीं कि कोई ऐसा पर्टिकुलर सेक्शन में आपको बताऊं, क्योंकि है ही छोटा सा चैप्टर। नेक्स्ट, टीडीएस टीसीएस। सर हम यहां तक पहुंच ही नहीं पाते टीडीएस टीसीएस तक, तो वो मुझे भी पता है और इसीलिए मार्क्स जाते हैं यहां पे। टीडीएस टीसीएस एक ऐसा चैप्टर है जो एग्जाम में, ये 12 मार्क में से समझ लो कि 6 मार्क के लिए आने वाला है। और टीडीएस टीसीएस में आपको ये सारे सेक्शंस अच्छे से पढ़ के जाने हैं। टीसीएस सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, क्योंकि टीसीएस में इतनी सारी अमेंडमेंट्स हैं, तो इसीलिए वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट। इसीलिए टीसीएस में है ही 5 सेक्शंस, गिन के 5 सेक्शंस है जहां पे टीसीएस का कॉन्सेप्ट आता है। अच्छे से पढ़ के जाना ये कॉन्सेप्ट टीसीएस एंड टीडीएस। अब फ्रेंड्स, ये जो इंपॉर्टेंट सेक्शंस का लिस्ट है मेरे पास, ये जो इंपॉर्टेंट एरियाज है, आप लोग वो ग्रुप में ज्वाइन हो चुके हो आई थिंक, बराबर? सब लोग हो वो ग्रुप के अंदर? यस। सो आप लोगों को ये मैं ग्रुप के अंदर शेयर कर दूंगा। पहली चीज, ये इंपॉर्टेंट सेक्शन का जो लिस्ट है वो ग्रुप के अंदर मैं आज ही शेयर करवा दूंगा आप लोगों को, तो आप वहां से ये चीज देख सकते हो। अब पेपर पैटर्न मैंने आपको बता दिया है क्या है, इंपॉर्टेंट एरियाज किस पे फोकस करना चाहिए ये भी मैंने आपको बता दिया है। अब ध्यान देना सिर्फ, अब देखो, पहली चीज तो है ना, मैं आपको थोड़ा सा गाइड कर देता हूं कि पेपर किस तरह से लिखना है। ये जो भी गाइडेंस है दैट इज इन जनरल फॉर ऑल दी पेपर्स। मैंने खुद ने जब एग्जाम्स दी थी तब मैंने एक अप्रोच फॉलो किया था पेपर लिखने का। मैं ना आपको वो अप्रोच शेयर करता हूं कि किस तरह से पेपर लिखना चाहिए आपको। देखो, आपका है ना पेपर टोटल 114 मार्क्स का होगा। 14 मार्क्स, 114 ऑप्शन के साथ गिन के, जो ऑप्शनल क्वेश्चन होगा वो गिन के 114 मार्क्स का फ्रेंड्स आपका पेपर होगा। अब देखो, आप लोगों ने लास्ट 1 साल से रफली पढ़ाई तो की है, प्रेशर है थोड़ा सा, सब पे है प्रेशर, लेकिन पढ़ाई हम लोगों ने की है। मैं क्या बोल रहा हूं फ्रेंड्स, मैं क्या बोल रहा हूं, ध्यान से सुनना। अगर पेपर का मैं 50% कर दूं, सिर्फ 50%, इसका मैं आधा कर दूं पेपर को, सिर्फ 50%, 57 मार्क्स जितना, तो कहना इसे ऐसा कुछ होगा क्वेश्चन पेपर के अंदर जो आप लोगों को आता होगा। आप लोगों को ये 57 मार्क्स की चीजें तो आती रहेगी, मैं डायरेक्टली 50% कर रहा हूं फ्रेंड्स, 50%, 114 का 50% ले रहा हूं मैं, 57 मार्क्स जितना, तो कहने से आप लोगों को आता होगा कि भाई हम लोगों ने पढ़ाई किया है, तो हमें पता है कि ये सब चीजें हमें आ रही है। अपना एग्जाम में मेन प्रॉब्लम क्या होता है पता है? अपन फोकस करते हैं ये 57 मार्क्स के ऊपर जो हम लोगों को नहीं आता है, और ये जो नहीं आता है ना, उसके चक्कर में जो आ रहा है ना, वो भी गया अपना। फ्रेंड्स अंडरस्टैंड, जब आपको स्टार्टिंग में 15 मिनट्स मिल रही है ना, 15 मिनट्स, ध्यान से सुनना मैं क्या बोल रहा हूं। आइडेंटिफाई एनी 2 क्वेश्चंस, लाइक क्वेश्चन नंबर 2 है जिसमें 3 सब पार्ट्स है, क्वेश्चन नंबर 4 है जिसमें 2 सब पार्ट्स है। समझो कि आपको ये क्वेश्चन और ये क्वेश्चन आ रहा है, स्टार्ट योर पेपर विद दिस क्वेश्चंस, और कुछ देखो ही मत। जितने ये क्वेश्चंस आपको आ रहे हैं, स्टार्ट 2 क्वेश्चंस आइडेंटिफाई करो। अपने आप 2 क्वेश्चन आइडेंटिफाई हो चुका कि ये क्वेश्चन और ये क्वेश्चन आ रहा है, खत्म, पेपर वहीं से स्टार्ट करो फ्रेंड्स। आपको जो क्वेश्चन आ रहा है ना, उधर से स्टार्ट करो। मैं आपको सिर्फ एडवाइस दे रहा हूं कि जनरली क्या होता है, क्वेश्चन नंबर 1 कंपल्सरी क्वेश्चन थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है। केस स्टडी बेस्ड एमसीक्यू थोड़ी सी डिफिकल्टी लेवल होती है, केस स्टडी बेस्ड एमसीक्यू। मैं ये नहीं बोल रहा हूं ये अपने को नहीं करना है, मैं बोल रहा हूं पहले ऐसे 2 क्वेश्चंस ढूंढ लो जहां पे आपको पता है शॉर्ट शॉर्ट के मेरे को ये आंसर आ रहा है।
अब उसमें जीएसटी का क्वेश्चन हो, डायरेक्ट टैक्स का क्वेश्चन हो, कोई भी क्वेश्चन हो, दो क्वेश्चंस को आइडेंटिफाई करो, सिर्फ दो क्वेश्चंस। समझो ये क्वेश्चन 14 मार्क्स का है, ये क्वेश्चन 14 मार्क्स का है, ये तीन सब पार्ट्स है, आपको तीनों आ रहे हैं, यहां पे दो सब पार्ट्स है, आपको दोनों आ रहे हैं। बस अब तुम्हारा पेपर स्टार्ट यहीं से करो, तुम्हारा पेपर स्टार्ट यहीं से होना चाहिए। तुम सिर्फ सोचो कि अगर आप लोगों ने 1 hour 15 minutes ले लिए, 1 hour 15 minutes, या मैं तो बोलता हूं 1 hour 30 minutes भी ले लिए, 1 hour 30 minutes भी ले लिया आपने ये दो आंसर्स राइट लिखने के लिए, 28 मार्क्स का आपने राइट लिख दिया है। समझो 1 hour 15 या 1 hour 30 minutes के अंदर आपका कॉन्फिडेंस अलग लेवल पे बिल्ड हो जाएगा, क्योंकि आप 1 hour के बाद 1 hour 15 minutes के बाद यू आर कॉन्फिडेंट कि ये पेपर में 28 मार्क्स का मैंने राइट लिख दिया है, और अब मुझे ये पेपर में कंफर्म 40 तो आ ही जाएगा। आपको सिर्फ दो क्वेश्चंस को आइडेंटिफाई करना है और कुछ नहीं करना है। दो क्वेश्चंस आइडेंटिफाई करो। अपना प्रॉब्लम क्या है एग्जाम में, अपन क्वेश्चन 1 देखते हैं, केस स्टडी देखते हैं और डर जाते हैं। डरने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि एक क्वेश्चन नहीं आ रहा है इसका मतलब ये नहीं है कि पूरा पेपर नहीं आ रहा है आपको। एटलीस्ट गो थ्रू अदर क्वेश्चन फ्रेंड्स। मैंने तो आपको बोला है 114 मार्क्स का पेपर है, डायरेक्ट 50% करो उसका, आपको 57 मार्क्स का तो आता ही होगा। तो एटलीस्ट आइडेंटिफाई क्या आ रहा है 57 में से, वो 57 मार्क्स क्या है। 1 hour 15 minutes का टारगेट रखो इन एवरी पेपर, अकाउंट्स हो, लॉ हो, कोई भी पेपर हो, 1 hour 15 minutes का टारगेट रखो। दो क्वेश्चंस सिर्फ राइट लिखने हैं अपने को। अगर राइट लिख दिए ना दो क्वेश्चंस, मैं आपको बोल रहा हूं आपका नेक्स्ट जो 1 hour 45 minutes बचा है या 1 hour 30 minutes बचा है, 100% एग्जाम्शन कंफर्म है, 60+ कंफर्म है आप लोगों को। बट फर्स्ट आइडेंटिफाई कि भाई ये दो क्वेश्चंस अपने को करना है, चलो स्टार्ट वहीं से करेंगे अपन। बाकी का क्वेश्चन पेपर छोड़ दो, पहले ये दो क्वेश्चंस जो आ रहे हैं अच्छे से सॉल्व करो, एंड देन आगे के जो भी आपके क्वेश्चंस हैं वो देख के आगे सॉल्व करना स्टार्ट करो। दिस शुड बी योर अप्रोच इन एवरी पेपर। दूसरी चीज, एमसीक्यूज का नेगेटिव मार्किंग नहीं है। सो अगर एमसीक्यूज नहीं आते हैं आपको, कुछ एमसीक्यूज ऐसे होंगे जो नहीं आएंगे, एटलीस्ट कुछ तो करके कुछ तो लिख के आओ, कुछ तो लिख के आ ही सकते हो उसमें, कुछ तो टिक कर दो, सही चला गया तो मार्क्स मिल जाएंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट, एमसीक्यूज आंसर शीट पे नहीं लिखना है, ओएमआर शीट मिलेगा, उसमें एमसीक्यूज को आप जैसे वो फाउंडेशन में कर रहे थे ना इकोनॉमिक्स और मैथ्स में, वैसा करना है। मेरे यहां पे अभी मे अटेम्प्ट में एक स्टूडेंट ने, मे अटेम्प्ट की बात कर रहा हूं, सितंबर नहीं, मे अटेम्प्ट की बात कर रहा हूं, उसने सारे के सारे एमसीक्यूज आंसर शीट में लिख दिए थे। अकाउंट्स पेपर के, अकाउंट्स के सारे एमसीक्यूज आंसर शीट पे लिख दिए। जैसे ही बाहर आया फिर उसको पता चला कि अरे यार ये ओएमआर शीट पे लिखने थे। हम लोगों ने इंस्टीट्यूट में मेल भी किया, बट उन्होंने रिप्लाई किया कि हम एमसीक्यूज चेक नहीं करेंगे अगर आंसर शीट पे लिखा होगा। पर लकी था वो कि उसके 30 मार्क के एमसीक्यूज आंसर शीट पे लिखने के बाद भी उसको अकाउंट्स में 40 आ चुका, एंड ही क्लियर्ड बोथ द ग्रुप्स। .40 अकाउंट्स में डॉट। बट ठीक है, आप वो गलती मत करना। सो अंडरस्टैंड, दिस शुड बी योर अप्रोच व्हाइल यू आर राइटिंग द पेपर। ये अप्रोच आपका होना चाहिए जब आप पेपर लिख रहे हो। अपने को सिर्फ दो क्वेश्चंस को आइडेंटिफाई करना है जो आप लोगों को अच्छे से आ रहा हो, अच्छे से आ रहे हो, बस वहीं से स्टार्ट करो। प्रेजेंटेशन जो है ना, प्रेजेंटेशन बहुत अच्छे से करो, क्योंकि प्रेजेंटेशन में ही यू कैन से आप लोगों का मार्क्स जल्दी बढ़ सकता है। सो ये मेरे साइड से सारी चीजें थी। मैंने आपको पेपर पैटर्न एक्सप्लेन कर दिया है, मैंने आपको इंपॉर्टेंट एरियाज बता दिए कहां पे फोकस करना है। एंड फ्रेंड्स, टेंशन मत लो, अगर आप लोगों ने अच्छे से पढ़ाई की है रिजल्ट आएगा। बस सिर्फ ध्यान रखना वो 3 आवर्स में आप अपने आप को कैसे मैनेज कर रहे हो, वो 3 आवर्स बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है।
आप अपने आप को कैसे मैनेज कर रहे हो वो इंपॉर्टेंट है। जैसे मैंने आपको बोला वैसा करो। मैं आपको मेरा ही एग्जांपल देता हूं, मैंने हर एक पेपर में यही अप्रोच फॉलो किया था। आई गॉट एग्जम्पशन, मेरे को तो क्लियर करके बहुत टाइम हो गया। आई गॉट एग्जम्पशन इन अकाउंट्स, आई गॉट एग्जम्पशन इन कॉस्टिंग, एफएम, टैक्स, सब में एग्जम्पशन। फ्रेंड्स, सिर्फ अप्रोच बनाना है अपने को एक, कि चलो यार इतने टाइम में मेरे को इतना लिखना है। सो ये टारगेट के साथ आप एग्जाम्स में जाओ। अब मेरे साइड से जो भी मुझे एक्सप्लेन करना था मैं कर चुका हूं। टैक्सेशन में एक लास्ट पॉइंट बता देता हूं, ऑलवेज फोकस ऑन जीएसटी फर्स्ट एंड देन ऑन डायरेक्ट टैक्स, बिकॉज एज कंपेयर टू डायरेक्ट टैक्स जीएसटी थोड़ा सा इजी है एंड डायरेक्ट टैक्स थोड़ा डिफिकल्ट है। सो उस पे पहले फोकस करना है। एग्जाम में भी हो सके तो स्टार्ट विथ जीएसटी फर्स्ट, क्योंकि जीएसटी आप लोगों को थोड़ा मैनेजेबल रहता है। क्लियर? अब मेरे साइड से नंबर 1 इंपॉर्टेंट सेक्शंस का लिस्ट भेज दूंगा। नंबर 2 मैं आपको ये पेपर पैटर्न जो है वो शेयर कर दूंगा ग्रुप के अंदर। एंड नंबर 3 एंड लास्ट, मेरे कुछ रिवीजन लेक्चर्स भी है यूट्यूब पे। सो वो रिवीजन लेक्चर्स का मैं लिंक भेज दूंगा, जहां पे मैंने डायरेक्ट टैक्स पूरा 11 आवर्स में कंप्लीट किया है। प्लस मैंने एक टीडीएस के ऊपर सेक्शन, टीडीएस को कैसे याद रखना है उसके ऊपर मैंने एक वीडियो बनाया है, वो भी मैं शेयर कर दूंगा आप लोगों से। अब मेरा नंबर ग्रुप में तो है ही, प्लस मेरा ये नंबर मैं आपको दे भी देता हूं। फ्रेंड्स, कुछ भी डाउट हो, कुछ भी डाउट हो, प्लीज व्हाट्सएप, प्लीज व्हाट्सएप। एक ही रिक्वेस्ट है, कॉल मत करना। मैं आपको व्हाट्सएप का रिप्लाई करूंगा। कॉल क्या है, मैं लेक्चर में रहता हूं पूरा दिन, तो कॉल जो है वो मिस हो सकता है मेरे साइड से। आप व्हाट्सएप कर देना जो भी आपके डाउट्स हो। एंड अभी आपके एट प्रेजेंट कुछ भी डाउट्स हो तो मैं डिस्कस करता हूं। जस्ट रेज योर हैंड्स। यस, यस अक्षत। सर मेरा ना डीटी का पेपर कभी कंप्लीट नहीं होता, मतलब डीटी जीएसटी। एंड मैं अभी क्या बोलते हैं, फर्स्ट रिवीजन मैंने सितंबर में क्या बोलते हैं ग्रुप 1 दिया था। हाँ, लाइक इट वाज माय, हाँ तो मेरे को डीटी में लाइक मैं जीएसटी और एमसीक्यू ही अटेम्प्ट करके लाइक 65 to 70 मार्क्स का ही अटेम्प्ट किया। एंड आई अंडरस्टैंड स्कोर्ड अक्षत, 42, अक्षत। मतलब I'll help टैक्स। you। सी क्या होता है ना, मैं आपको अभी भी बोल रहा हूं, अपना प्रॉब्लम क्या हो रहा है, अपन है ना एक अप्रोच सेट नहीं कर रहे हैं। अपने को है ना पेपर, मैं आपको यही बोलूंगा कि पेपर है ना, पेपर आप 90 मार्क्स का लिखो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 90 मार्क्स का पेपर लिखोगे ना, 90 मार्क्स का भी या 80 मार्क्स का भी लिखोगे, पर अगर आपने अक्षर चीजें राइट लिखी होगी ना बेटा, तो ये 80 में से भी 70 आ सकता है और 75 भी आ सकता है। सो अंडरस्टैंड, पेपर 100 मार्क्स का लिखना चाहिए, मैं भी वही बोल रहा हूं। बट हम सबको पता है कि पेपर का डिफिकल्टी लेवल ज्यादा है। कहीं ना कहीं यू कैन से हमारे साइड से भी थोड़ा प्रैक्टिस नहीं हो रहा है लिखने का, तो उसके वजह से अपन पेपर कंप्लीट नहीं कर पा रहे। बट ठीक है, मेरा बोलना सिर्फ इतना ही है कि आप जितना भी लिखो ना, वो अच्छे से लिखो। मतलब इवन इफ यू राइट 70 मार्क्स का पेपर, बट अगर तुमने सारी चीजें सही लिखी होगी ना, मैं आपको इतना बोलता हूं कि 70 में से 65 प्लस आप स्कोर करो। सो आप है ना टारगेट करो राइट एरियाज को, कि भाई मुझे ये चीज पहले करनी है, ये चीज बाद में करनी है। अपना जो फर्स्ट 15 मिनट्स मिल रहा है ना, 15 मिनट्स, बस उसमें अपने को यही आइडेंटिफाई करना है कि अपने को कौन सा क्वेश्चन आ रहा है और कौन सा क्वेश्चन नहीं है। जो आ रहा है ना, वहां से अपने को स्टार्ट करना है। सो ये एक अप्रोच सेट करो। आप लोग 100 मार्क्स का पेपर लिखने का पूरा ट्राई करो, मैं मना नहीं कर रहा हूं। बट इन केस अगर 100 मार्क्स का पेपर नहीं लिख पा रहे हो, तो क्या हो रहा है ना, तुम बिगाड़ो मत अपने पेपर को, कि जो चीजें नहीं आ रही है हम वो सॉल्व करना स्टार्ट कर रहे हैं, और जो चीजें आ रही है वो साइड में पड़ी। सो ये एक अप्रोच याद रखो। और मैं आपको बोल रहा हूं, मैंने आज तक जितने भी पेपर्स लिखे हैं ना,
मैंने खुद ने भी 85 मार्क्स 90 मार्क्स का लिखा है, गलती मेरी ही है क्योंकि मैंने राइटिंग प्रैक्टिस उतना नहीं किया था। बट आई एम वेरी श्योर कि मैं इतना कॉन्फिडेंट था ये लिखने के बाद कि मुझे 60 प्लस आने वाले ही है, क्योंकि मैं जो भी लिखता था सब प्रॉपरली प्रेजेंट करता था और प्रॉपरली लिखता था। सो आप थोड़ा सा भी ऐसा नहीं अटेम्प्ट कर पाते हो ना, तो वो चीज पे अभी इतना सोच के मतलब नहीं है, जो आ रहा है उस पर फोकस करो। यस रचित। हेलो सर। मुझे ना सर दो चीज़ पूछनी थी। सबसे पहला तो ये पीजीबीपी चैप्टर है ना, पीजीबीपी, टीडीएस और डिडक्शन, ये तीन में वॉल्यूम इतना ज़्यादा हो जाता है ना, तो थोड़ा डर लग जाता है कभी कभी। तो हम्म। आपका एक वो क्या बोलते हैं, पीजीबीपी का पूरा एडजस्टमेंट का शीट था एक। मैं राइट राइट। हाँ हाँ। तो क्या सर मैं वैसा कर सकता हूँ प्रैक्टिस के लिए कि सर वो पूरा एडजस्टमेंट शीट ऐसे खुद से एक बार ट्राई करूँ साइड बाय साइड सॉल्व देखो, करने का। राइट राइट, मैं क्या बोल रहा हूं, एडजस्टमेंट्स में है ना बेटा, जितनी भी एडजस्टमेंट्स सम्स में आ सकती है, कुछ मैंने 51 एडजस्टमेंट्स करवाई है उसमें, तो आप देखोगे तो उसमें मैंने वो सारा कवर तो किया है, मेजोरिटी चीजें, तो उसमें ओके। सारे सेक्शंस ये वो सब मैंने कवर तो किया है, तो आप एक बार वो तो कर ही लो। पर आप एक बार है ना मेरा रिवीजन लेक्चर भी देख लो। ओके। तो रिवीजन लेक्चर से पहले एक बार सारे सेक्शन से गो थ्रू कर लो, एंड उसके बाद आप वो एडजस्टमेंट स्टार्ट करो, तो वो हम्म। थोड़ा सा आपको एडवांटेज और ज्यादा होगा उससे। yes। पर ऑप्शन में नहीं जाना चाहिए ये चैप्टर। हाँ सर। हाँ, दूसरी चीज, आप लोगों को है ना एक, जहां जहां से भी आप लोगों ने पढ़ाई की हो, एक चैप्टर होगा लास्ट में कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम करके। एंड आपने अगर कहीं से भी कोचिंग नहीं की है तो आपके पास मॉड्यूल तो होगी सबके पास, तो यस। मॉड्यूल में वो लास्ट चैप्टर में कुछ 15 के 20 सम्स दिए हैं, वो एक बार सारे सम्स देख लो। ओके सर। वो सारे सम्स अच्छे से देख लो एक बार, उसमें भी आपके काफी सारे कॉन्सेप्ट्स कवर हो जाएंगे। मतलब एक मॉड्यूल का लास्ट चैप्टर, और दूसरा 3 अटेम्प्ट्स की आरटीपी, May 24, September 24 एंड Jan 25, एंड यही 3 अटेम्प्ट्स की एमटीपीस। इतने सम्स भी अच्छे से देख लिए ना आपने, आपके मेजोरिटी कॉन्सेप्ट्स रिवाइज हो जाएंगे। एडजस्टमेंट वाला वीडियो तो 100% देख के जाना, क्योंकि वो उसमें तो मैंने मेजोरिटी एडजस्टमेंट्स कवर किए। ठीक है। यस सर। ओके सर। ओके फ्रेंड्स, और भी कुछ डाउट्स हो आपके तो आई विल एड्रेस दोस डाउट्स। मेरा आप नंबर लिख लेना, ये 7506117795। ठीक है। सो आपको जो भी डाउट्स हो बिंदास मैसेज करना, व्हाट्सएप करना, जो भी आपके डाउट्स हो प्लीज। और एक डाउट है, यस कृषि। हेलो सर। हेलो। सर मेरा एक ये डाउट है कि मेरा September 24 में मैं जीएसटी का थ्योरी और डीटी का थ्योरी वाज मैनेजेबल, लेकिन मेरा एमसीक्यू में प्रॉब्लम था। मैंने अटेम्प्ट फुल किया था एमसीक्यू, बट द स्कोर दैट आई गॉट वाज वेरी लेस। तो अभी मुझे ये अटेम्प्ट में उसको कैसे मैं उसको आई कैन इम्प्रूव, वो मुझे पूछना था। ओके, अब एमसीक्यूज में है ना, देखो अपने मेन प्रॉब्लम क्या होता है कि अपन प्रोविजंस पढ़ के जाते हैं और अपने को लगता है कि एमसीक्यूज मैनेज हो जाएंगे, ऐसा नहीं होता है। एमसीक्यूज में नंबर 1, आप ये जो आरटीपी है और एमटीपी है, हम्म। इसके अंदर आपको थोड़े बहुत एमसीक्यूज मिलेंगे। 3 आरटीपीज होगी और हाँ। 6 एमटीपीज होगी। राइट। यस। May 24 अटेम्प्ट का क्वेश्चन पेपर देखना, आपका जो September 24 का अटेम्प्ट था उसके क्वेश्चन पेपर, तो उसमें एमसीक्यूज मिलेंगे आपको। हम्म। फिर आप बीओएस नॉलेज पोर्टल पे जाओगे ना, हम्म। तो इस पे जब आप लॉगिन करते हो ना, लॉगिन, हाँ। तो आपको वहां पे भी कुछ एमसीक्यूज दिए गए हैं। अब हम लोग तो क्या करते हैं, हम तो क्लास में ही प्रोवाइड करते हैं वो एमसीक्यूज। तो व्हाट आई विल डू इज, यू जस्ट टेक्स्ट मी, आई विल सेंड यू ऑल दोस एमसीक्यूज ऑफ हाँ। डायरेक्ट टैक्स
जिसका मैंने पीडीएफ फाइल बनाया हुआ है। ओके सर। अब ये एमसीक्यूज का आप अलग से प्रैक्टिस करो हम्म। तो ही वो चीज पॉसिबल है कि अपन एमसीक्यूज अटेम्प्ट कर पाएंगे एग्जाम्स में। यस सर। क्योंकि क्या है, एमसीक्यूज का थोड़ा सा लेवल बहुत डिफिकल्ट कर दिया है। अभी भी हम्म। जो जैन 25 का आरटीपी आया है, हाँ। एमसीक्यू विच इज देयर केस स्टडी बेस्ड एमसीक्यू इज अ बिट डिफिकल्ट। यस। सो वो प्रैक्टिस से ही हो पाएगा। प्रैक्टिस आप यहां से कर सकते यस सर। हो। ओके, यस। थैंक यू। ओके फ्रेंड्स। हाँ, ये यस यस रचित, हाँ बोलिए। सर एक चीज और पूछना था कि अ, ये अभी पिछले 2 अटेम्प्ट से तो डीटी के लिए ज्यादा टाइम मिल रहा था एग्जाम के पहले, तो क्या आप कुछ 1.5 डे स्ट्रेटेजी बनाने वाले हो? नहीं, 1.5 डेज में मेरा तो आपका सिंपल टारगेट है। 1.5 डे स्ट्रेटजी में ना, फर्स्ट जिस दिन आप पेपर लिख के आ रहे हो, आपका लॉ का पेपर कंप्लीट हुआ, आई विल टेल यू टू फोकस ऑन जीएसटी ऑन दैट डे। या फिर अगर इफ यू आर मतलब थोड़ा सा भी फ्रेश हो, तो आई विल से के जो डीटी के छोटे छोटे टॉपिक्स हैं वो खत्म कर दो। देर आर टू ऑप्शंस, टू स्ट्रैटेजीज यू कैन मेक। नंबर वन, इफ यू आर कंफर्टेबल तो जीएसटी कर लो पहले। एंड नंबर टू, अगर लग रहा है कि नहीं डीटी कर पाएंगे, छोटे छोटे टॉपिक्स लाइक बेसिक कॉन्सेप्ट्स, रेसिडेंस एंड स्कोप ऑफ इनकम, एग्रीकल्चर इनकम, हाउस प्रॉपर्टी, ये सब छोटे टॉपिक्स है, क्लबिंग, सेट ऑफ, डिडक्शंस, ये सारे टॉपिक्स अगर आप कर सको तो वो कर लो। नेक्स्ट डे आपका पूरा दिन आपको मिलेगा। फर्स्ट, रिवाइज बिजनेस एंड प्रोफेशन, कैपिटल गेन्स, डिडक्शन, एंड फिर टीडीएस टीसीएस। सो ये आपका नेक्स्ट डे का शेड्यूल होना चाहिए। सो अगर देखो, पहला ऑप्शन, आपने लॉ का पेपर कंप्लीट किया, 7 बजे आप आ गए, 7 बजे से आपने पढ़ाई स्टार्ट की, 7 से समझो 11 का एक स्लॉट है, तो यू कैन डू जीएसटी ईयर। नेक्स्ट डे आपका फुल डे, नेक्स्ट डे जो है वो डीटी में चला जाएगा। और उसके बाद जो थर्ड डे है, एग्जाम डे, उस दिन वापस से आप जीएसटी कर सकते। सो ये एक ऑप्शन है। या फिर दूसरा, इट विल बी डीटी, बट डीटी के छोटे छोटे टॉपिक्स कर लो पहले। नेक्स्ट डे डीटी का मेन मेन टॉपिक्स करो, और बाद का जितना भी टाइम बचता है वो जीएसटी करो। सो ये दो में से जो भी अप्रोच में यू आर कंफर्टेबल, यू कैन गो। एक बस गलती मत करना आरटीपी और एमटीपी सॉल्व करने की, वो करके जाना बस। ओके सर। तुम्हारे अटेम्प्ट के लिए बहुत कुछ है अवेलेबल। 3 अटेम्प्ट का एमटीपीज है, 3 अटेम्प्ट का आरटीपीज है। सो ये आप लोगों को करके जाना। क्लियर? ओके, यस अक्षर। एक सेकंड अक्षत, सर। आपकी आवाज नहीं आ रही है मुझे। हेलो। हाँ बोलो। कैन सर, मुझे ये डाउट है कि लाइक हमको ना वर्किंग नोट में नोट्स कितना लिखता है, मुझे क्वेश्चन में कभी कभी समझ, हम लोग प्रैक्टिकल बराबर कर लेते हैं, मतलब हाँ, ये मतलब कैलकुलेशन वाला पार्ट, बट क्योंकि एग्जामिनर नोट्स के मार्क्स देता है, मेरे को वो नहीं समझता हमको नोट कितनी लिखना पड़ता है, मतलब वो प्रोविजंस के जो कॉन्सेप्ट यूज किया ओके, है। सुनो। पहली चीज तो है ना, पहली चीज तो जितना भी नोट्स क्वेश्चंस के एंड में दिया जाता है एज पर सजेस्टेड आंसर्स, वो पहले तो आप वर्ड टू वर्ड लिख ही नहीं पाओगे। नंबर वन, वो दिमाग में डाल दो। अब आपको पहले तो आपके जो भी अजम्पशंस होते हैं कोई भी क्वेश्चन के अंदर, तो सारी चीजें जो अजम्पशंस है वो सारी नोट्स में आनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, क्वेश्चन में दिया है एग्रीकल्चर इनकम, आपको पता है एग्रीकल्चर इनकम इज एग्जम्प्ट फ्रॉम टैक्स, तो वो चीज यस। नोट में आनी चाहिए। आपको क्वेश्चन में दिया हुआ समझो कि आपको एग्रीकल्चर इनकम एग्जम्प्ट है, तो वो चीज आप कहीं पे भी सोल्यूशन में तो लिखोगे नहीं, तो उसको नोट में डाल दो। समझो आपको क्वेश्चन में दिया है डियरनेस अलाउंस, लिखा नहीं है वेदर इट इज इन टर्म्स और नॉट इन टर्म्स, तो नाउ यू विल राइट एन अजम्पशन
कि ये इन टर्म्स है कि नॉट इन टर्म्स है, नोट में आना चाहिए। yes, HRA दिया हुआ है, वर्किंग नोट बनाओ उसका फॉर कैलकुलेशन के हाउ मच अमाउंट इज एग्जाम। ग्रेचुइटी दिया हुआ है, वर्किंग नोट बनाओ उसका कि कितना अमाउंट एग्जाम है। दो चीजें हैं, एक जब आप ऐसा फॉर्मेट बना रहे हो, पर्टिकुलर्स, इनर कॉलम एंड आउटर कॉलम, इसी फॉर्मेट के अंदर चीजों को एक्सप्लेन कर दो डिटेल में, या फिर उधर वर्किंग नोट लिख के नीचे नोट्स बनाते जाओ। नोट्स आप अपने हिसाब से बनाओ। नंबर वन, अगर कोई भी चीज आप क्वेश्चन में स्किप कर रहे हो, वाई, क्यों स्किप किया है। सो क्वेश्चन में अगर कोई डेटा रेलेवेंट नहीं है तो क्यों नहीं है, जैसे मैंने बोला एग्रीकल्चर इनकम। नंबर टू, जो भी आपके अजम्पशंस होंगे क्वेश्चन के अंदर, वो सारे अजम्पशंस आपके नीचे आने चाहिए। नंबर थ्री, अगर कोई भी ऑल्टरनेट व्यूज है तो वो ऑल्टरनेट व्यूज आपके नीचे आने चाहिए। जैसे आपको कैपिटल गेन्स में पता है, एक मंजुला जे शाह करके केस लो है, yes, तो वो ऑल्टरनेट व्यू है, तो वो ऑल्टरनेट व्यूज जो है वो आपको नोट्स में आने चाहिए। सो ये सारी चीजें, जो चीजें क्वेश्चन में हमने स्किप की है, जो अजम्पशंस हैं, जो ऑल्टरनेट व्यूज है, वो सारी चीजें आप लिखो। हाँ, अभी HRA का एग्जम्पशन है, ग्रेचुइटी का एग्जम्पशन है, डेप्रीसिएशन का कैलकुलेशन है, ये सारी चीजें वर्किंग नोट में दिखाओ। okay sir, सो sir, ओन ओन वर्ड्स में नोट्स लिखनी है पहले तो, वर्ड टू वर्ड आपको नहीं लिखना है। और अगर आप ये पर्टिकुलर्स जो आपका टेबल बनेगा वहीं पे चीजें एक्सप्लेन कर दोगे तो भी चलेगा। सर मैं लाइक अभी फर्स्ट टाइम डीटी मतलब सितंबर में लास्ट टाइम पढ़ा था, तो अभी डीटी रिवाइज कर रहा हूँ, तो मैं मतलब कितने दिन लूँ डीटी के लिए, कि मैं बोथ ग्रुप दे रहा हूँ, तो मैं ओके, हाँ, तो लाइक डीटी अभी उठाया है, तो तो सीक्वेंस कौन सा रखूँ चैप्टर का? आपने आपने फर्स्ट रीडिंग कर ली है, राइट? नहीं, मतलब सितंबर के बाद से अभी उठाया है टास्क। नहीं तो सितंबर में रीडिंग हो गई है हाँ ना, फर्स्ट हाँ हाँ फर्स्ट रीडिंग हो हाँ गया है ना। हाँ हाँ हाँ, तो फर्स्ट रीडिंग हो गया है ना, तो रफली आपको डीटी को, समझो ना, वो कंप्लीट करने के लिए 3 डेज तो मिनिमम चाहिए ही आपको, पूरा दिन, 3 डेज, या फिर आपको 4 डेज लग सकते हैं इन बिटवीन दिस, डिपेंडिंग हो कि आपका फर्स्ट टाइम प्रिपेयर कितना हुआ है अच्छे से। तो सीक्वेंस मतलब मैं पहले इजी इजी चैप्टर पहले कर लूँ एंड देन बाद में हेड्स, मतलब। देखो मैं आपको समझाता हूं। डे वन जो होगा ना, डे वन, यस सर। डे वन पे यू कैन डू बेसिक कॉन्सेप्ट्स। यस। बेसिक कॉन्सेप्ट्स एक ऐसा चैप्टर है ना विच विल नॉट टेक मोर देन 1 आवर फॉर रिविजन। यस। 1 आवर से ज्यादा नहीं लगेगा इसको रिवाइज करने को। सेकेंड, रेसिडेंशियल स्टेटस। थर्ड, यू कैन टारगेट एग्रीकल्चर इनकम ऑन सेम डे ओनली। फोर्थ, यू कैन डू सैलरी। फिफ्थ, यू कैन डू हाउस प्रॉपर्टी। ये चैप्टर है ना डे वन पे ही होने चाहिए आपके, क्योंकि सैलरी हाउस प्रॉपर्टी चैप्टर मुझे ऐसा लगता है कि आपके क्लासेस में भी पहले हुए हैं स्टार्टिंग में, और आपने बहुत अच्छे से पढ़े हुए हैं। यस सर। तो ये चैप्टर्स, इसके साथ साथ यू कैन कंप्लीट स्मॉल चैप्टर लाइक क्लबिंग एंड सेट ऑफ ऑन डे वन। हाँ क्योंकि क्लबिंग में भी इट विल नॉट टेक मोर देन 1.5 और 2 आवर्स। सेट ऑफ तो एक पेज का चैप्टर है, पूरा एक पेज का। हाँ सो डे वन पे यू कैन टारगेट दिस चैप्टर्स। डे टू, आई विल से यू डू बिजनेस एंड प्रोफेशन। ये आपका डे टू में बिजनेस एंड प्रोफेशन करो। डोंट टच कैपिटल गेन्स ऑन दैट डे, डू बिजनेस एंड प्रोफेशन, एंड देन यू कैन गो फॉर दिस रिटर्न फाइलिंग, एडवांस टैक्स, इंटरेस्ट एंड TDS TCS। ओके सर। उसमें से आप जो कर पाओ वो टॉपिक्स। डे थ्री, कैपिटल गेन्स, अदर सोर्स एंड डिडक्शन को साथ में क्लब कर सकते हो। मतलब इधर अगर बिजनेस कर लिया, अभी बिजनेस एंड प्रोफेशन के बाद समझो आपने रिटर्न फाइलिंग, एडवांस टैक्स एंड TDS TCS कंप्लीट किया, तो आपका डे थ्री पे कैपिटल गेन्स, अदर सोर्स एंड डिडक्शन बचेगा। या फिर इधर आप डिडक्शन कवर कर रहे हो डे टू पे, डिडक्शन यहां पे कवर कर रहे हो, तो मे बी इधर डे थ्री पे फिर TDS TCS को शिफ्ट कर सकते हो। बट डे वन सबसे इंपॉर्टेंट है। डे वन में आप लोग बेसिक कॉन्सेप्ट्स, ये थर्ड एग्रीकल्चर, सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी एंड क्लबिंग सेट ऑफ हो गया, देन पूरा आपके कंट्रोल में आ जाएगा।
20 मार्क्स का यही कवर हो जा रहा है मतलब ऑलमोस्ट। ठीक है, यस सर, थैंक यू सर। मतलब ओके, सर मुझे ये एक डाउट था सर, यस यस। लाइक एक चैप्टर में कितने क्वेश्चंस हाथ से लिख के देखने हैं? क्योंकि 15 से 20 क्वेश्चन बहुत सारे होते हैं। कितने ऑडिट, मतलब अपन ऑडिट तो बहुत सारे करते हैं, सी कितने अभी है ना, अभी अगर मैं बोलने जाऊंगा ना, ऑनेस्टली आई विल स्पीक वेरी ऑनेस्टली, और राइटिंग प्रैक्टिस करने का जो टाइम था ना, टाइम वो चला गया? वो अभी चला गया है। सो व्हाट आई विल सजेस्ट यू इज, if you want to solve questions, solve the questions which are there in your last chapter of module टोटल इनकम। total income के। सो उसमें आपका प्रैक्टिस बहुत ज्यादा हो जाएगा। बाकी ये आरटीपीस और एमटीपीस के जितने आप कर पाओ उतना अच्छा है, क्योंकि एक एक चैप्टर, अभी जैसे सैलरी चैप्टर में 40 जितने सम्स है। हम्म। सो अब वो थोड़ा सा टाइम चला गया है, वो सब अपन ने क्लासेस में लिखा, क्लासेस के वक्त ही होमवर्क किया होगा तो ठीक है, बट बाद में अगर बोलेंगे तो एट प्रेजेंट आई विल सजेस्ट यू के राइटिंग करना है तो ये सम्स का करो। तो उसमें आपका क्या हो जाएगा, सब चीजों का मर्जर होके एक सम्स आपके होना स्टार्ट हो जाएंगे कंप्लीट। सर कितना रिवीजन वीडियो पे, मतलब खुद से रिवाइज करना है या रिवीजन वीडियो? मतलब मैं पहले रिवीजन वीडियो देखता हूँ कॉन्सेप्ट्स के लिए, देन खुद से क्वेश्चंस करने बैठता हूँ। मतलब प्रोविजंस खुद से पढूं या डायरेक्ट मतलब रिवीजन देखूं? मैं आपको एक चीज बताता हूं, अगर आपको प्रोविजंस पता है, अगर पता है रिवाइज करने में ज्यादा टाइम नहीं जा रहा है, डोंट वॉच रिवीजन लेक्चर्स, डोंट वॉच। अगर आपको पता है कि नहीं भाई प्रोविजन मैं देखूंगा और मेरे को याद आ जाएगा, डोंट वॉच। बट अगर आपको लग रहा है ना नहीं मुझे थोड़ा सा रिकलेक्ट करने में टाइम जाएगा, तो फिर एक चैप्टर का रिवीजन लेक्चर देखो। जैसे मैं आपको बोलूं, मेरा रिवीजन लेक्चर आप देखोगे तो मैंने सैलरी 1 आवर में कुछ रिवाइज करवाया है, 1 आवर में सारा सैलरी मैंने बोल दिया है। अब आप 1 आवर का सैलरी देख लो, स्टार्ट विथ सम्स। फिर 1 आवर का मैंने 1 आवर 10 मिनट्स में कुछ बिजनेस खत्म किया होगा, स्टार्ट विथ सम्स। सो वो अप्रोच चालू करो फिर। ठीक है सर, बट यस, थैंक यू। अगर प्रोविजंस आपको आते हैं तो फिर मेरे हिसाब से डोंट वेस्ट योर टाइम इन वॉचिंग रिवीजन लेक्चर्स। ओके सर, ओके, थैंक यू। यस। यस। चलो गाइस, तो फिर ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स, बी कॉन्फिडेंट, 100% निकल जाएंगे। एफर्ट्स दिए आप लोगों ने, 100% निकल जाएंगे। और जो भी तुम लोगों को हेल्प चाहिए, चैप्टर वाइज नोट्स या कुछ भी आप लोगों को लगे, जस्ट टेक्स्ट मी, मैं आप लोगों को वहां पे रिवर्ट कर दूंगा। ठीक है, चलो, ऑल द बेस्ट गाइस, ऑल द बेस्ट, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।